हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि कोरोना पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। कोरोना से बचने का तरीका मास्क और वैक्सीनेशन है। ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए। उन्होंने कहा हफ्ते के 7 दिन मेगा वैक्सीनेशन होगा और प्रदेश में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। 17 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और कुछ असेंबली में रिस्ट्रिक्शन लगाने पर विचार भी किया जा रहा है। कई ऐसी एहतियात जो कि जारी की जानी जरूरी है। जो लोग बिना सख्ती के ही मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। नहीं, इसके लिए हम पूरी सख्ती कर रहे हैं। लोग मास्क डालें, उसके लिए हमने सभी एजेंसीज को कहा है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और इससे बचने का जो सही इलाज है वो है वैक्सीनेशन। उस पर हमने जोर दिया है। पहले हम हफ्ते में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे मनाते थे। अब हमने कहा कि 7 के 7 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे हो और 45 साल से ऊपर जो भी हैं वो सब वैक्सीन उनको हम लगा रहे हैं। 17 लाख लोगों को अभी तक हम वैक्सीन लगा चुके हैं, जो कि हमारा आंकड़ा सारे देश में बहुत अच्छा है और 60 लाख के करीब लोगों को हमने लगानी है। मैं तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि दे शुड कम आउट। वो लोगों को मोटिवेट करें कि वो जो जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है उस सेंटर तक उनको लेके जाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर हम करवा लेंगे सारे तो फिर इस बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकती है। नहीं, कुछ जो असेंबलीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाने पर हम विचार कर रहे हैं कि उसकी सीमा हम सीमित करेंगे, तो उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। लोगों को खुद ही करना चाहिए। ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो इसमें ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हम नहीं चाहते कि भाई पुलिस चलान ही करे तो वो आप लगाओ, लोग खुद लगाएं। लोगों को पता है और अब काफी बढ़ गया दोबारा ये कोरोना, तो मास्क ही इसका उपाय है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम को बड़ी सौगात दी है। दुष्यंत चौटाला ने 11 करोड़ की लागत से बने गुरुग्राम के बंदवाड़ी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही अब इस फ्लाईओवर से गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर आसान हो गया है। फरीदाबाद गुड़गांव के बीच का ये मुख्य जंक्शन आज स्टॉप फ्री बना है। इसके अंदर 2 जंक्शन और ऐसे हैं जिसको हम जल्द NHAI के साथ टेकअप कर उसको भी अप्रूवल के अंदर लेकर आएंगे कि हमारा जो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये इसी तरीके से बिना स्टॉप का एक क्रॉस जंक्शन बने। दोनों हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट जो बिजनेस हेडक्वार्टर्स कह सकते हो, इंडस्ट्री हेडक्वार्टर्स कह सकते हो, उसके कनेक्शन में। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां सरकार हर किसान के खाते में सीधा उसकी फसल का पैसा देगी। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की सरसों और गेहूं की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार सिर्फ खेती करने वालों को ही किसान मानेगी। बटाई या फिर ठेकेदारी पर खेती करने वालों पर जल्द कानून बनाने जा रहे हैं। सरकार के रिकॉर्ड में अब खेती करने वाला ही किसान कहलाएगा और प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजे का हकदार वही होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि जल्द ही इसे अमली जामा पहनाकर कानून का स्वरूप दे दिया जाएगा। आदमी ठेके पे लेता है, कोई गरीब आदमी है खेती करने वाला वो है, और सरकारी जो नीतियां हैं उनका लाभ मिल जाता है जमीन के मालिक को। बाद में पंचायत होती रहती है, लफड़ा होता रहता है। इस बार ये फैसला किया भाई किसान वो है जो खेती करे, जमीन का मालिक अलग हो। लेकिन ये डरते हैं लोग कि गिरदावरी उसके नाम हो जाती है तो कि जमीन चली जाएगी। तो उसके लिए हमने कहा है कि असेंबली में हम पास कर देंगे कि गिरदावरी की वजह से कोई जमीन नहीं जाएगी। तो किसान वो है जो इसने जो किसानी करता है, जो खेती करता है, जो हल जोतता है। जमीन का मालिक की बजाय जो उसका खेती बाड़ी करता है उसको फायदा देंगे।
इसका कोई डाटा भी नहीं है। बहुत सारी किसान हर गांव के अंदर जमीन के मालिक तो शहरों में बैठे हैं, अपने ठेके पे खेती देते हैं, कोई आधा में देता है, कोई बटाई पे देता है। तो उनको जो है खेती बाड़ी की जो नीतियां है ना, उनका लाभ उनको देना चाहिए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के किए गए सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल कई किसानों के पास अभी तक पंजीकरण के एसएमएस नहीं पहुंचे हैं और जब तक एसएमएस नहीं पहुंचेंगे आड़ती मंडियों में किसानों की फसल नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही इस पर प्रशासन का रुख भी सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने भी बगैर मैसेज के गेट पास देने से इनकार किया। ऐसे में किसानों पर अपनी फसल को बेचने में परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको मैसेज आया था? नहीं, मैपिंग ना हो, ये आई थी गवर्नमेंट 1 तारीख को खरीदेगी, अनपढ़ आदमी है, हम तो न्यूज लेके आगे गेहूँ। अब गेहूँ रखने के आपके पास? हमारे पास कोई नहीं है, किराए के व्हीकल है, घर गिरे तो कैसे गिरे, इतनी हमारे पास जगह नहीं। मेरे गेहूँ कट रहे हैं जी फिलहाल में। अब मेरे पास साधन फिलहाल तो है एक बार का तो जी, लेकिन वो अब मैसेज तो आया नहीं है। अब गेहूँ को घर पे डालना, फिर उसके बाद मैसेज की पता नहीं कब आए, कब गेहूं डलेगा जी। अब मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा गेहूं कम से कम मंडी में तो एक बार डल जाए जी, मेरा किराया भी बचेगा और फिर दोबारा से भरना या मेहनत भी बचेगी, मेरी मजदूरी भी बचेगी। मैं तो यही चाहता हूँ। 25 से कम विद्यार्थी संख्या वाले 1057 स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में समायोजित करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसी के विरोध में शिक्षक यूनियनों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। यूनियन का सीधा कहना है कि सरकार के इस निर्णय का जहां विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर असर पड़ेगा, वहीं इन स्कूलों में काम करने वाले करीब 3000 स्टाफ के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है। कैथल में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर अध्यापकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बात करते हुए अध्यापक संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है और हरियाणा के 1057 स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदार स्कूल के अध्यापकों को बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, जो कमी है उसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। हमारा जो ये धरना है 1057 स्कूल सरकार ने जो बंद करने का फरमान किया उसके खिलाफ है। सरकार लगातार अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य ले रही है, बावजूद इसके कि हमारे जो निदेशक मौलिक शिक्षा महोदय है उनका एक पत्र है 16 सितंबर 2013 को कि अध्यापकों से सेंसिस ड्यूटी, चुनाव वाले दिन और प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ही काम लिया जा सकता है, गैर शैक्षणिक काम नहीं लिए जा सकते। आज जो ये धरना दिया गया है, हरियाणा सरकार ने 1057 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसमें कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, कुछ मिडिल स्कूल हैं। हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बंद करने की बजाय उस कारण को ढूंढा जाए जिसकी वजह से इन सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हुए। सर, आज प्रदर्शन कुछ मुद्दे हैं हमारे शिक्षकों के, जैसे एक तो ये स्कूल बंद कर रहे हैं एक षड्यंत्र के तहत। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जो एक जेबीटी की भर्ती ना करके और जो हजारों जो जेबीटी पात्रता जो पास किए हुए हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ करना, एक उनका विरोध हम दर्ज करवाते हैं। दूसरा, जो हमारी अध्यापकों की, कर्मचारियों की बहुत सी सुविधाएं छीनी जा रही हैं। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 35 के पार्षद कपिल डागर की एक मारपीट का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित रंजीत सिंह एनक्लेव का है, जहां ओयो होटल खोले जाने पर वार्ड नंबर 35 के पार्षद कपिल डागर आए दिन ओयो होटल को बंद कराने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 35 के कुछ पार्षद महिलाओं को होटल पर लाकर होटल के खिलाफ हंगामा भी कराते हैं। और वहीं बिल्डिंग की मालिक बुजुर्ग महिला की माने तो उनका पति पैरालाइज है और बेटा पढ़ाई करता है। ऐसे में घर का खर्च चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। उन्होंने मकान के कमरे बनवाकर उसमें रेंट पर
लोगों को रहने के लिए दिए हैं, उसी के चलते इनके परिवार का खर्चा चल रहा है और उस पर भी पार्षद उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पार्षद की ओर से होटल में गलत धंधा कराने का आरोप लगाया है और वहीं पुलिस की माने तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चावला कॉलोनी चौकी इंचार्ज ने यह भी बताया है कि ओयो से संबंधित सभी दस्तावेज पूरे हैं, जिसे पुलिस ने चेक किया है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कंप्लेंट पुलिस को दी गई है, पुलिस उसी आधार पर कार्रवाई कर रही है। या कुछ नहीं है, गलत है ये, कुछ नहीं है। ना किसी है मतलब ज्यादा, मतलब वो 1-2-3 बंदे हैं जो मतलब ये वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब इसमें कोई गलत काम होता है। आखिर कर क्यों रहे हैं ऐसा? गलत है, मैं कह रही हूँ ना भाई, हम हमारे 4 पैसे आ रहे हैं, इससे हमारी रोजी चल रही है, ये गलत है। सारे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है, गलत काम होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी है, हर तरह से हमारे पास हर सबूत। अगर ऐसा कुछ हो, आप हमारे सीसीटीवी देखिए और उसके बाद जो तंज निकले इसकी जो भी हो वो आप हम पे कार्रवाई कीजिए। फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल की जो है बच्चियां आती हैं वो के अंदर, जी, तो क्या उनके आधार कार्ड वगैरह जो स्कूल की कोई लड़कियां नहीं आती। जो भी लड़कियां आती हैं 18+ आते हैं सब कपल्स, उनकी हम प्रॉपर एंट्री कराते हैं, साइन कराते हैं और आईडी रखते हैं अपने पास फोटोकॉपी करके। सब मतलब जो प्रॉपर जो इनका जो हाँ जो भी प्रोसीजर होता है ओयो का वो फॉलो करते हैं हम सारा कुछ पूरी तरीके से। हाँ जी। उसके बावजूद भी इस तरीके का आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? वो सर एक हमारे जो बिल्डिंग ओनर है श्री रघु तेवतिया जी, उनसे गली वाले कुछ बंदे हैं जिनका स्टैंडर्ड उनसे थोड़ा नीचे है, उनसे चिढ़ते हैं, तो उसी चक्कर में सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से कंप्लेंट है हमारे पास, वो उसके खिलाफ दे रहे हैं भाई हमारे साथ इन्होंने झगड़ा किया, और दोनों तरफ से कंप्लेंट है वो हमने रजिस्टर कर रखी है और उसकी हम वेरीफाई कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ मार पिटाई वो हमने जो कपिल डागर जी हैं यहाँ पे जो पार्षद हैं, वो लड़का यहाँ पे ओयो में काम करता था, वो बैठा था, तो उस फुटेज में आ रहा है कि वो उसको थप्पड़ लात वगैरह मार रहा है। तो इस बात की भी कंप्लेंट है, हम उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। गोहाना नगर परिषद के पार्षदों का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के आदेश पर मतदाता सूची का फिर से निरीक्षण करवाया जा रहा है। एसडीएम प्रदीप कुमार ने नगर परिषद कार्यालय में सुपरवाइजरों और बीएलओ सुपरवाइजरों की बैठक लेते हुए कार्य की समीक्षा की। एसडीएम ने सुपरवाइजरों और बीएलओ को पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। सुपरवाइजरों को नगर परिषद के वार्डों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद अपनी मतदाता सूची तैयार कराएगी। तो यहां ये गोहाना की खबर, जहां एसडीएम ने सुपरवाइजरों की मीटिंग ली है और मतदाता सूची के निरीक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक की। रोहतक में नशे की हालत में बाइक पर जा रहे 3 युवक नहर में गिर गए, जिसके बाद 2 बचकर निकल गए, जबकि एक युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल रोहतक जिले के टिटोली गांव का सुभाष कल शाम घर से ड्यूटी पर जाने की कहकर निकला था, लेकिन सुभाष अपने 2 और दोस्त दलबीर और सुरेश के साथ दूसरे गांव की ओर जा रहा था। इसी बीच तीनों बाइक समेत नहर में जा गिरे। दलबीर और सुरेश तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन सुभाष का कोई अता पता नहीं चला। उधर घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सुभाष की अब तक कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि सुभाष को सुनाई भी नहीं देता। फैक्ट्री में काम करे, शाम को फैक्ट्री में आता काम करने। और 2 वो बच्चे वहाँ कहाँ मिले उसको आगे मालूम नहीं, वो कैसे उनका संपर्क हुआ, कैसे हुआ है इस बात का मालूम नहीं। फिर मैं आया तो नहर में गाँव वाले सरपंच पंचायत गाँव वाले सभी आ रहे थे। देखो ऐसे मोटरसाइकिल भी काटी, मोटरसाइकिल बताई ना कि मोटरसाइकिल नहर में गिरी हुई थी, तो मोटरसाइकिल काटी। 2 जो है ड्रामा सेंटर में है पीजीआई में, वो भाई और लापता। तो ये कब की घटना है और यहाँ क्या करने के लिए आए थे? यहाँ तो कुछ को पता नहीं, कल की घटना जी शाम की। यहाँ तो उसका कोई काम ही नहीं था, उनके साथ बैठ कर बैठा के लाए, कैसे काम हुआ तो मालूम नहीं। तो कुल कितने आदमी थे? 3 आदमी थे जी। चल क्या था, रात को जो ना करीब 11:30-12 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि समरपुर गोपाल
नहर के जो वो है वहाँ पर जो ना गाँव टिटोली के 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से नहर में गिर गए। तो मौके पर पहुंचे, आप पता किया, देखा तो 2 आदमी तो पानी से बाहर निकल गए थे और 1 आदमी मिला नहीं है, जिसकी रात को भी तलाश की गई थी। और अब भी जो ना आसपास के काफ़ी बच्चों को भी जो है ना साथ लाकर नहर में उस आदमी की तलाश की जा रही है। जो गांव टिटोली का था, सुभाष नाम है उस लड़के का, पंडित है ये गांव मैनी महाराजपुर गए थे और वहां से वापसी बाइक पर आए थे, क्योंकि मालूम हुआ कि इन्होंने शराब के नशे में थे और पुल के वहाँ जो है बाइक के टकराने से बाइक समेत ही नहर में गिर गए थे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और अब किसान गर्मी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान टोलियों में ही गर्मी की व्यवस्था कर पहुंच रहे हैं। टोलियों में ही किसान 5 स्टार की तरह कमरा बनाकर सिंघू बॉर्डर में आंदोलन पर शामिल हो रहे हैं और वहीं एक ट्रॉली पर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है। वहीं अभी तक सिंघू बॉर्डर पर करीब 20 ट्रॉलियां पहुंच चुकी हैं। पंजाब के किसान ही नहीं, हरियाणा के किसान भी तैयार कराकर ऐसी टोलियां बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। चार महीने हो गए यहाँ पे लगातार डटे हुए। तो जैसे सर्दियों में इसको ये लगता था कि अभी तो फसल बोई है, ये लोग चले जाएंगे, तो हमारी फसल, गेहूं की फसल पक भी गई है। हम बीज के आए थे, वो पक भी चुकी है। हम तब भी यहाँ पे डटे हुए हैं। हमने अपने गांव वाइज जैसे अपनी टर्न ले ली है कि 20 बंदे एक टाइम में आएंगे, 20 एक टाइम में आएंगे, क्योंकि ये बात हमारी जमीन की है, हमारे अंदर के जमीर की है। हमारा जमीर ही इस चीज को अलाउ नहीं करता कि हम लोग इसके उसमें मतलब जैसे कि राष्ट्र बेचने के लिए चला ही हुआ है कि उसे हम अपने घरों में वापस चले जाएं, क्योंकि बात अब फसलों को और नस्लों दोनों को बचाने की है। किसान जत्थेबंदियों ने अभी कॉल दी है KMP की बंद करने की, तो वो सफल होगा सारा जो भी प्रोग्राम हमें देंगे। उसके अलावा जो मतलब सेशन घराव करने का है और हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे, सांसद का घराव करेंगे। पैदल मार्च है और बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे और पीसफुल रहेगा। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैक्टर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग पैदल ही जाएंगे और जो भी फैसला होगा जत्थेबंदी का, जैसे दिशा निर्देश होंगे हम वैसे ही जाएंगे। अपने सेफ्टी के लिए मच्छर खाते हैं यहाँ, दिन रात झोपड़ी भी डलवाई है हमने, घर से एसी लेकर आए हैं, अपना सामान जितना भी है सब तैयारी करी है हमने, इसलिए गर्मी काटने के लिए। क्योंकि पता नहीं हमें 2 साल बैठना पड़ा, 4 साल बैठना पड़ा, 6 साल बैठना पड़ा, हमें ये मालूम नहीं कितने दिन बैठना पड़ेगा। हाँ, और हम आगे आज तो होली का त्योहार है भैया, जब भी हम यहाँ पड़े हैं, मोदी साहब को सोचनी चाहिए भाई, ये किसान पड़े हैं, इनकी कम से कम सुध ले। अरे इनके बारे में कोई शब्द बोला, हमारे 300 किसान शहीद हो गए यहाँ सड़क पर पड़े पड़े, तो कम से कम इतनी बात तो सोचनी चाहिए मोदी जी को भी। और आगे की बात ये है, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे तब तक ये हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। बहादुरगढ़ का सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। शहर का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल बन गया है। CBSE से मान्यता मिलने के बाद अब स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों की पढ़ाई हो रही है और स्कूल में स्मार्ट क्लास भी तैयार करवा दी गई हैं। स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर के साथ टैब पर भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी। फिलहाल स्कूल में 6ठी से लेकर 12वीं तक 1036 छात्र पढ़ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन इस संख्या को 2000 तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। ये CBSE से एफिलेटेड कर दिया गया है, ये कोएड कर दिया गया है और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से डेवलप होने जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस हमने चालू की है और CBSE से इंग्लिश मीडियम के थ्रू हम क्लासेस लगा रहे हैं। तो हम आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर देने वाले हैं। तो मेरी सभी बहादुरगढ़ निवासियों से, पेरेंट्स से प्रार्थना है कि वो एक बार विद्यालय के अंदर विजिट करें, देखें, हमसे मिलें और अपने बच्चों के दाखिले यहाँ पे कराएं, जिससे कि एक बेहतरीन एजुकेशन दी जा सके। कंपटीशन के लिए भी सरकार तैयार कराने के लिए अलग अलग प्रकार की कोचिंग्स यहाँ पे शुरू करने जा रही है। तो एक बहुत अच्छा स्कूल आप लोगों के बीच में आया है।
पानीपत के सेक्टर 13 में 17 वर्षों से रहने वाले डॉक्टर सुदेश खुराना गुरुवार शाम से लापता हैं। उनकी साइकिल पानीपत टोल प्लाजा के पास एक ढाबा के पास से बरामद हुई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर खुराना रोज शाम को साइकिलिंग के लिए निकलते थे। गुरुवार को भी वो 6:30 बजे घर से साइकिलिंग के लिए निकले, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनके फोन पर कॉल की तो फोन भी स्विच ऑफ मिला। तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो रात करीब 11:30 बजे परिवार ने उनके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस को दी और पुलिस ने डॉक्टर की साइकिल तो बरामद कर ली, लेकिन डॉक्टर का अभी तक पता नहीं चल पाया, जिसके साथ परिजनों के साथ जो है पानीपत के दूसरे डॉक्टर एसपी शशांक कुमार सावन भी वहां मिलने पहुंचे और जल्द डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की मांग की। एसपी साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द डॉक्टर साहब को ढूंढने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब का किसी के साथ कोई एक थप्पड़ मार दे, डॉक्टर साहब दूसरी गाल कर देंगे कि दूसरी थप्पड़ मुझे मार दो। डॉक्टर साहब ने आज तक किसी से कोई अगर उनको झगड़ा भी करे वो हाथ उनके आगे छोड़ देते। वो बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बनते हैं। 6:30 बजे साइकिलिंग के लिए गए थे तो उसके बाद आए नहीं घर वापस। तो इसी सिलसिले में हम लोग डॉक्टर एसपी सर से मिलने आए हैं कि कोई मिसहैप या कुछ गलत ना हुआ हो उनके साथ। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है नया ठेकेदार नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा, जिससे उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से ठेका आधार पर नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती करने का नया टेंडर शुरू हो गया है। इस दौरान नए ठेकेदार को टेंडर की कमान सौंपी गई, जिससे पुराने ठेका के आधार पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों में नए ठेकेदार के प्रति रोष है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि पुराने कर्मचारियों को ना हटाया जाए और उनकी हाजिरी 1 अप्रैल से नए टेंडर के अनुसार लगाई जाए। उन्होंने बताया कि लगभग 311 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है। उनका कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी मांग यही है, चाहे कोई भी ठेकेदार आए, हम कोरोना योद्धा हैं, हम सारे बंदे कोरोना में ये ड्यूटी दे चुके हैं, इसलिए हम ही रखें, चाहे कोई भी ठेकेदार आए। समस्या ये है जी, हमारा ठेकेदार चेंज हो गया जी, ठीक है। सीएमओ मैडम ने भी इन्होंने बोला था कि भाई कोई भी ठेकेदार आएगा तो बंदे चेंज नहीं होंगे। हमारी 1 तारीख से इन्होंने हाजिरी नहीं लगाई। ये समस्या है हमारी मेन समस्या। और ये भी है, ठेकेदार कोई भी आए, हमारे यही कर्मचारी रहने चाहिए जिन्होंने अपने कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह ड्यूटी की थी। तो सुनने में आया 311 कर्मचारी को दिया गया है, ये सच है या झूठ है? ऐसा है जी, सुनो, 311 कर्मचारी है। अभी हमारे पास कोई भी ठेकेदार का कोई मैसेज नहीं आया है कि भाई आप हमारी हाजिरी नहीं लगा रहे। अच्छा, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमारे कागज। अच्छा, ऊपर तो ये बोल रहे हैं कि पुराने कर्मचारी हम लगाएंगे, तो हमारे कागज तो ऑलरेडी इनके पास ही हैं। हमारी तो हाजिरी लगनी चाहिए, हमारे कागज थोड़ी जमा होने चाहिए। ये बताओ आप। तो अभी क्या मांग करते हैं? क्या हमारी मांग ये है कि हमारी ये कर्मचारी रहने चाहिए, हमारा कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर आए नए नियम के विरोध में आज बरनाला रोड स्थित बिजली घर में किसानों ने धरना और प्रदर्शन करते हुए सरकार और बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियमानुसार अप्रैल माह में नए नियम के तहत सिक्योरिटी अमाउंट जोड़कर बिल भेजे जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार पिछले 12 माह के बिल को आधार बनाकर 12 भागों में बांटा जाएगा। इस आधार पर 1 महीने का बिल और उसका 2 गुना सिक्योरिटी राशि जोड़कर बिल भेजा जा रहा है। ये सिक्योरिटी उपभोक्ता को एक बार ही जमा करानी है। इस नियम के विरोध में किसानों ने बिजली घर में धरना लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे और बिल भी नहीं भरेंगे। साथ ही उनकी मांग है कि ये बिल प्रत्येक माह दिए जाएं। 2 महीने का बिल आने पर प्रति यूनिट राशि बढ़ जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान झेलना पड़ता है। इन्हों ने हुण एक नवा मतलब कानून लागू किया है भी जिहड़ा साडू बिल आ रहे सीगे उन्हां दे विच मोटरां ते एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जमा करवाई जाएगी परसेंटेज दे हिसाब नाल ते ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। बुलेटिन